हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल का कॉमिक विशेषांक इच्छामणि का दूसरा और अंतिम भाग। हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। आने दो उसे। प्रबंध मंत्री ने ऐसा इंतजाम किया है कि अब बंदर भी हमारे वस्त्रों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और हमारे सिर पर तो लोहे के टोप हैं ही। क्यों मेरे बहादुर सिपाहियों? हाँ, हम तैयार हैं। गुप्तचर, तुम भाग जाओ, वरना बंदरों के हाथों तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि वो आ रही है राजा लंगूर सिंह की सेना। मारो मारो! बाप रे, भागो! वाह! और सैनिक का सिर मेरे सिर जितना था, ये टोपी मेरे सिर पर बिल्कुल ठीक आ गई। अबे, ये टोपी नहीं है, लोहे का टोप है। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सिपाहियों, अब हमें विशालगढ़ पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि विशालगढ़ की सेना हमें नहीं रोक सकी। प्रबंध मंत्री के बच्चे ने हमें बाजुओं सहित रस्सियों से जकड़ दिया। बंदरों से हमने अपने वस्त्र तो बचा लिए, मगर शत्रुओं को आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, क्योंकि हमारे शस्त्र भी हमारे हाथों सहित रस्सियों से जकड़ गए। वाह सेनापति जी ने क्या बढ़िया दिमाग पाया है। बोलो सेनापति की जय हो। राजा लंगूर सिंह अपने सैनिकों सहित दंदनाता हुआ महाराज के कक्ष में घुस गया। राजा विक्रम सिंह, कहाँ है रानी स्वर्णलता? वो तो मायके गई है, अब कटेगी इसकी जुबान। रानी जी मायके गई हैं तो फिर आप कौन हैं? मुझे सब पता है कि आप ही रानी स्वर्णलता हैं। अब मैं विलम्ब नहीं करूंगा और जुबान काट डालूंगा, क्योंकि मेरी जुबान कैंची की तरह चलती है। मैंने स्वप्न में अपने पुत्र को लंगूर कहा। मैं इसे आपके सामने काट डालूंगा। इच्छामणि के प्रभाव से राजा लंगूर सिंह अपनी जुबान काटने पर उतारू था, क्योंकि इस बार इच्छामणि ने इच्छा के अनुरूप ही कार्य करना था। कट कट! महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? तो रानी स्वर्णलता की जुबान काटने आए हैं। उफ, काट ली अपनी ही जुबान, और हो गया मेरा बेड़ा गर्क। इच्छामणि ने इस बार मेरी इच्छा के अनुरूप काम कर दिया और रानी की जुबान कटने से बच गई। सैनिकों, पकड़ लो इसे। इसे इसकी सेना सहित इसके राज्य में ढकेल दो, क्योंकि हम युद्ध के नहीं शांति के पुजारी हैं। बाकीलाल तेपुच्ची, हम जीत गए। वो तो है महाराज। तभी वहां प्रवेश किया राजगुरु ने। महाराज, किसी को इतना मुंह लगाना ठीक नहीं होता। आप राजा हैं, आपको राजा के कर्तव्यों का पता होना चाहिए। राजगुरु, बाकीलाल जब भी राज्य का कोई भला करता है तो मैं उसकी पुच्ची लिए बिना नहीं रह सकता। पर आप कैसे आए? मैं तो ये कहने आया था कि राज्य की आबो हवा स्वच्छ करने के लिए मैंने यज्ञ शुरू कर दिया है, ताकि कोई रोग इत्यादि विशालगढ़ में प्रवेश न पा सके। बेटा राजगुरु, तू क्या राज्य की आबो हवा शुद्ध करेगा? अब तू पिटेगा मेरे हाथों। काश मैंने इच्छामणि से महारानी की जुबान कटने की इच्छा जाहिर की होती, किंतु विशालगढ़ के दुश्मनों की कोई कमी नहीं, जैसे राजा महामारी। विशालगढ़ विशालगढ़ विशालगढ़, कान पक गए मेरे यह नाम सुनकर। मैं संसार को फतह करने निकला हूँ, और मैंने फैसला किया है कि अब सबसे पहले मैं बार बार गूंजने वाले इस नाम को ही मिटा दूंगा। सेनापति खट्टा सिंह, राजगुरु को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। जल्द ही राजगुरु वहाँ पहुँचे तो, राजगुरु, दवा तैयार हो गई? जी हाँ महाराज, एक एक बूंद सबको पिला दे। हैं, इस दवा से मेरे सैनिकों में शारीरिक ताकत आ जाती है और वह दुश्मनों को उठाकर पटक देते हैं। सेनापति, दवा ले जाओ और विशालगढ़ पहुंचने से पहले सैनिकों को एक एक बूंद पिला देना। 2 बूंद हमारे लिए बचा लेना। और हाँ, कांच का इंतजाम हुआ या नहीं? इंतजाम हो गया महाराज। थोड़ा कांच कम पड़ गया था तो हमने महल की खिड़कियों दरवाजों के कांच भी तोड़ डाले। अब आएगा मजा युद्ध का, क्योंकि हमारे सैनिक बिना किसी चेतावनी के किसी भी राज्य में प्रवेश करके पहले चारों ओर कांच फैला देते हैं और फिर सबको उठा उठाकर उस पर फेंकते हैं। मैं युद्ध ऐसे लड़ता और जीतता हूँ। वैसे भी मेरे सितारे बुलंदी पर हैं, मगर बांकेलाल के सितारे गर्दिश में थे। पिछली बार इच्छामणि ने मेरी इच्छा अनुसार कार्य किया था। इस बार मैं कोई खतरा मोल नहीं लूंगा और सीधे सीधे अपनी इच्छा बताऊंगा। ऐ इच्छामणि, कर इच्छा पूरी। इच्छा बोल बाके। राजमहल को छोड़कर पूरे विशालगढ़ में ऐसी महामारी फैला दे कि राजगुरु भी कुछ न कर पाए। जो हुकुम बाकेलाल। अब देखता हूँ कि राजगुरु इस महामारी को कैसे रोकेगा। अब उसे तपस्या करने हिमालय पर जाना ही होगा। मगर बेचारे बाकेलाल की किस्मत उसे एक बार फिर धोखा देने वाली थी। इस बार इच्छामणि ने उसको इच्छा के विपरीत काम करना था, इसलिए उसी समय अपने खेत में हल जोतता हुआ किसान मूर्छित होकर गिर पड़ा। जिस समय वहां से गुजर रहे थे देवता आबो हवा। ओह, ये क्या? ये किसान तो बेहोश होकर गिर पड़ा। लगता है इस नगर के मनुष्य बेहद दुर्बल हैं। मैं आबो हवा हूँ, शक्ति का देवता। मुझे हर किसी पर बड़ी जल्दी तरस आ जाता है। अब तो मुझे यहाँ रुककर यहाँ के लोगों का उद्धार करके ही आगे बढ़ना होगा।
किंतु पहले मैं अपना रूप परिवर्तित कर लूँ, ऋषि का रूप ठीक रहेगा। आबो हवा ने ऋषि का रूप धारण किया और मूर्छित पड़े किसान के चेहरे पर फूंक मारी। दे शक्ति। मैं किसी के चेहरे पर फूंक मारकर ही उसे शक्ति देता हूँ। किसान फूंक के प्रभाव से न सिर्फ उठ बैठा बल्कि अरे मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। अवश्य अवश्य ही आपके आशीर्वाद से हुआ है ऋषि महाराज। हाँ पुत्र, हमारा नाम ऋषि आबो हवा है। हम जिसके भी मुख पर फूंक देते हैं उसमें अपार बल आ जाता है। हम तुम्हें नंगे पांव काटा भी नहीं चुभे, अब तुम्हें नंगे पांव काटा भी नहीं चुभेगा। पुत्र, हम इस नगर में सूर्यास्त तक ठहरेंगे। तुम जाकर नगरवासियों को हमारे विषय में बताओ। जिसे भी अपने मुख पर फूंक मरवानी है वो हमसे आकर मरवा सकता है। फिर क्या था, देखते ही देखते ऋषि आबो हवा की ऐसी हवा फैली कि वहाँ पर फूंक मरवाने वालों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। भाई ऋषि, एक फूंक मैंने भी मारियो। अरे वाह, अब मुझे लाठी की भी जरूरत नहीं रही, मेरी झुकी हुई कमर भी सीधी हो गई। बोलो ऋषि आबो हवा की जय। कृपया कर दो, फूंक मारना एक ही काफ़ी है। अरे वाह, क्या ताकत आ गई है। चलो अब मैं तुम्हें उठाकर घर ले चलता हूँ। मुझे भी फूंक मारो, पहले मुझे। चर्चा राजमहल में भी पहुँची। अगर ऐसी बात है तो फिर हम भी ऋषि आबो हवा से फूंक मरवाने चलेंगे, क्यों बाकीलाल? जी हाँ महाराज, क्यों नहीं। बाकीलाल की तो कई फूंकें मरवानी पड़ेंगी। अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो? महाराज, हम भी फूंक मरवाने जा रहे हैं। सेनापति तुम भी? मैं तो बलिष्ठ हूँ महाराज, मैं इन सैनिकों को फूंक मरवाने ले जा रहा हूँ ताकि हम सब मिलकर दुश्मनों की फूंक सरका दें। चमड़ी की बच्ची, अब ये कौन सा गुल खिला रही है। मैंने तो महामारी फैलाने की इच्छा जाहिर की थी, ये तो फिर गंगा उल्टी बहने लगी। तभी गुप्तचर ने आकर सूचना दी, महाराज राजा महामारी ने आक्रमण कर दिया। क्या? कोचवान रथ चलाओ, हम ऋषि आबो हवा से फूंक मरवाकर राजा महानगरी के युद्ध का जवाब देंगे। सेनापति भी सैनिक लेकर इधर ही आ गया। राजा महामारी? मैंने तो रोग वाली महामारी फैलाने की इच्छा जाहिर की थी। हर बार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। फूंक मरवाने आई आखिरी टोली महाराज की थी। फू दे शक्ति, फू दे शक्ति, फू दे शक्ति। किंतु जैसे ही बाकीलाल की बारी आई और ऋषि आबो हवा ने बाकी के चेहरे पर फूंक मारी, मोहक सिंह ने बाकी को अड़ंगी मार दी। बाकीलाल चाचा, क्यों अपने कसरती बदन को कष्ट दे रहे हो? फूंक से उड़कर गिरोगे तो पता नहीं कितनी हड्डियां भी टूट जाएंगी। काव! अरे ये अचानक मुझे अपना शरीर बलिष्ठ क्यों लगने लगा? बरा! काव! अरे मेरी बीट भी ईंट कितनी शक्तिशाली हो गई। इसी के साथ अब कोई नहीं बचा, अब मैं चलता हूँ। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें महाराज। उठिए बाकीलाल चाचा, ज़्यादा गिरना अच्छी बात नहीं होती। भतीजे, तुझे देख लूँगा। नहीं राजा, फिर कभी सही, जैसी आपकी इच्छा। ऋषि आबो हवा की जय। तभी एक तरफ से शोर उठा, फेंको फेंको, कांच फेंको, चप्पे चप्पे पर कांच फेंक दो। लगता है राजा महामारी सेना लेकर आ पहुंचा। महाराज, सैनिकों को युद्ध का आदेश दे महाराज। राजा महामारी की सेना द्वारा फेंका गया कांच वहाँ एकत्रित भीड़ से टकराया और वहीं फैल गया। ओह, ये महामारी तो बड़े भयानक ढंग से लड़ने आता है। पर कांच मुझे तो लग रहा है। अरे वाह, हम पर तो कांच के टुकड़ों का कोई असर ही नहीं हो रहा। देखते ही देखते राजा महामारी अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और उन्हें उठाकर कांच पर फेंकने का प्रयास करने लगा। किंतु अरे ये तो हिल भी नहीं रहे। हे, क्यों बच्चों, महामारी थक गया? तू पीछे रही रह बेटा बाके, क्योंकि तुझे ऋषि आबो हवा की फूंक नहीं लगी थी। बाके चाचा, तुम माताश्री के पीछे क्यों छुप रहे हो? मैं नहीं तो। अब देख मेरा और मेरी सेना का कमाल। कांटा चुप गया, कांच चुप गया। मरा, बचाओ, मरा। नहीं, रुक जाओ, मुझे पटकी मत दो। नीचे कांच की नुकीली बोतल पड़ी है, पहले उसे हटा दो। अबे मैं तो तुझे ही रास्ते से हटा रहा हूँ। राजा विक्रम सिंह ने राजा महामारी को इतनी पटकियाँ मारी कि बेचारा बुरी तरह से चटक गया। अब मुझे हार स्वीकार है, अब तो मुझे घर जाने दो। जाओ, मुड़कर मत देखना। युद्ध पर जाने से पहले रानी हमेशा कहती थी कि हल्दी वाला दूध तैयार रखूँगी, पर मुझे कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लगता है यार मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। भाग गए। जब इन्हें पता है कि मेरे जैसा सेनापति विशालगढ़ में मौजूद है, फिर पता नहीं क्यों बार बार चले आते हैं ये शत्रु राजा युद्ध करने। मेरी किस्मत तो फूटी गई। तभी यह सारा कमाल है आबो हवा यज्ञ का। मैं यज्ञ ना करता तो देवता आबो हवा ऋषि का रूप धरकर तुम सबको शक्ति देने ना आते और अब तुम्हारी पराजय होती। राजगुरु जिंदाबाद। उसके बाद सब वापस महल लौट चले। वन से गुजरते वक्त बाकेलाल सोच रहा था, आखिर इच्छामणि का चक्कर क्या है?
वो मेरी इच्छा कभी तो पूरी कर देती है और कभी अपने मन मर्जी चलती है। जैसे इस बार फिर इसने मेरी इच्छा के विपरीत काम किया और महामारी फैलाकर सबको दुर्बल करने के बजाय आबो हवा से फूंक मरवा सबको शक्तिशाली बनवा दिया। कहीं ये एक बार इच्छा के अनुरूप और दूसरी बार इच्छा के विपरीत तो कार्य नहीं करती? अवश्य ऐसा ही है। वो मारा पापड़ वाले को। अब मेरी समझ में आ गया इच्छा मणि का चक्कर। कर मिल गया। यही तो है वो हत्यारा मानव जिसने मेरे पति चबेरा को मारकर मुझे विधवा बना दिया। मेरे स्वामी की लाश तो मुझे नहीं मिली। शायद उस दुष्ट मानव ने स्वामी की खाल के अंदर भरा सारा मलबा, मेरा मतलब सभी अंग निकाल कर वन में फेंक दिए होंगे और खाल अपने कक्ष में सजा ली होगी। वन में एक स्थान पर पड़े स्वामी के हृदय में छपी थी उनके हत्यारे की तस्वीर। ओह, तो ये है मेरे स्वामी का हत्यारा। इसी ने छीना मेरे माथे का सिंदूर और मांग का टीका। हत्यारे की तस्वीर देखकर मैं क्रोध में काँप उठी। तुम्हारे खून के सौगंध स्वामी, मैं तुम्हारी हत्या का बदला लूंगी। और तब से ही मैं हत्यारे की खोज में हमारी मारी भटक रही थी। आज मेरी खोज पूरी हो ही गई। अब ये मानव मेरे पंजों से नहीं बचेगा और जब तक मैं इसकी खाल अपने शयन कक्ष में नहीं सजा लूंगी तब तक ना तो मुझे चैन मिलेगा और ना मेरे पति की आत्मा को। उस शाम, अरे बाप रे, अरे बाप रे, हाय दैया, बचाओ, भागो भागो भागो। दृश्य इतना खौफनाक था कि जो भी देख लेता उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। हम सब पुरुषों की सताई हुई विधवा शेरनियां हैं। बसंती की विधवा होते ही पुरुषों के जुल्म की इंतहा हो गई, इसलिए हम भी बसंती का बदला लेने उसके साथ आएंगे। कोई भी बसंती के रास्ते में आया तो हम उसे फाड़ कर रख देंगी। मैंने कल शाम पीछा करके हत्यारे का घर देख लिया था। बसंती के नेतृत्व में शेरनियों के झुंड ने महल को चारों ओर से घेर लिया और अपनी दहाड़ों से महल की एक एक ईंट गुजा दी। दहाड़ दहाड़। जबकि बसंती आ पहुंची थी द्वार पर, मैंने सौर देवता की तपस्या करके कुछ दिनों के लिए मानव की भाषा में बात करने का वर प्राप्त कर लिया है। जल्दी बता, वो जो पतला सीकड़ा है, लाल कुर्ता और तंग पजामा पहनता है, जिसके सिर पर चोटी है, जिसकी मूंछ छोटी है, वो मुझे कहाँ मिलेगा? क्योंकि उसी की तस्वीर मेरे स्वामी चबेरा के दिल पर छपी थी। उसी ने मेरे शरीर को मारा है, शेर को मारा है। अब मैं उसे मारकर उसकी खाल में भुसा भरूंगी। वो तो बागेलाल है, अंदर मिलेगा, मेरी जान छोड़ दो। बसंती ना तो ज़्यादा बोलती है ना फालतू आदमियों से बात करती है। बागेलाल अपने कमरे की खिड़की से यह दृश्य देख रहा था। बागेलाल, और रही हूँ मैं। अरे बाप रे, मारा गया तू तो बागेलाल। ये बसंती तुझे जिंदा ना छोड़ने की। मगर दूसरे ही पल बागेलाल को याद हो आई इच्छा मणि, और पिछली बार इच्छा मणि ने मेरी इच्छा के विपरीत काम किया था। अब ये ठीक काम करेगी। पुच्ची इच्छा बता बागेलाल। इच्छा मणि, शेरनी बसंती के मस्तिष्क में आदम खोर के हृदय में देखी मेरी तस्वीर के स्थान पर छप जाए मोटे मुच्छर मनुष्य राजा विक्रम सिंह की तस्वीर। जैसी तेरी इच्छा। इस बार बागेलाल की इच्छा पूर्ण होनी ही थी। कहाँ है वो मोटा मच्छर मनुष्य राजा विक्रम सिंह? मैं उसकी खाल में भुसा भर दूंगी। शेरनी बसंती के मन मस्तिष्क पर छप चुकी थी राजा विक्रम सिंह की तस्वीर। भागो शेर शेर शेर। अबे हम शेर नहीं शेरनियाँ हैं। तेरी फूं पर सेनापति को मिल चुकी थी शेरनियों के हमले की सूचना। मेरी फूं की फूं क्या? शेरनियों ने आक्रमण कर दिया, पूरे महल को घेर लिया। महल में किस तरफ गई हैं शेरनियाँ ताकि मैं उल्टी दिशा में भाग सकूँ? ये गुर्राट की आवाज़ें तो मेरे कक्ष के बाहर से ही आ रही हैं। या तो छुपने की जगह भी नहीं दिख रही, खिड़की भी खुली है। कौन है अंदर? ओ तू है? मोटा मच्छर मनुष्य राजा विक्रम सिंह कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। अब खिड़की बंद कर ले, कमरे से बाहर निकला तो तेरी जान चली जाएगी। चल धन्नो। मैं तो 7 जन्म भी बाहर ना निकलूँ। जल्दी। वो रहा मेरा शिकार। इसकी बीवी भी साथ में निंद्रा मगन है, पर अभी यह कुछ ही देर की सुहागन है। तुम सब यही रखो, थोड़ी देर में मैं इसे विधवा बना कर आती हूँ। और राजा विक्रम सिंह, मेरे स्वामी के हत्यारे, उठ। सोने दो ना महारानी, क्यों तंग करती हो? अपना हाथ उठाओ, मुझे गुदगुदी हो रही है। यह मौत की गुदगुदी है राजा। उठ। कौन? रानी तो फौरन ही बेहोश हो गई। अब मैं एक ही झापड़ में तेरे गाल का पापड़ बना दूंगी राजा, मेरे पति के हत्यारे। बोलने वाली शेरनी नहीं, मैं तुम्हारे पति का हत्यारा नहीं हूँ। बाकेलाल यह शानदार नज़ारा देखने का लोभ संवरण नहीं कर सका। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आज ये नहीं बचने का। कल मेरा राजा बनना तय हो गया। शेरनी बसंती, इसे जिंदा मत छोड़ियो, खत्म कर दे इसे, मार डाले इसे। छमड़ी, राजा ही मरे पुच्ची। होड़ लो बादशाह। बेचारा बाकेला राजा की मृत्यु को इतना पास देकर अपने होश खोने के साथ साथ ये भी भूल बैठा कि इस बार इच्छा मणि ने इच्छा के विपरीत काम करना है। मार डाल बसंती, सोच कह रही है ये तेरे शेर का हत्यारा है, इसने तुझे विधवा बनाया है। जबकि राजा विक्रम सिंह ने अफसर की नज़ाकत को भापते हुए चादर बसंती पर फेंक मारी। ओ ये क्या? विक्रम सिंह ने शेरनी को उठाकर फर्श पर दे मारा। तेरे जैसी 36 देखी है मैंने। राजा, तूने मेरे पति को मारा, अब तू मुझे भी नहीं मार सकता। इस बार तुझे ही मरना पड़ेगा।
विक्रम सिंह ने एक जोरदार ठोकर शेरनी की पसलियों में जड़ी। अब बोल, मुझे मारेगी? था। चादर किधर से हटेगी? चादर तो नहीं हट रही। मैं अनुमान लगाकर राजा पर कूद मारती हूँ। छलांग। मगर बेचारी शेरनी का अनुमान थोड़ा सा गलत हो गया। अगर वो थोड़ी ज़्यादा ऊंची छलांग लगा गई, परिणाम स्वरूप खच। राजा, तूने मुझे भी धोखे से मार डाला ना। तब राजा विक्रम सिंह ने हटाई चादर। दुष्ट शेरनी, कौन है तू? मेरी जान क्यों लेना चाहती थी? मेरा नाम बसंती है। तूने मेरे शेर चबेरा को मारा था। हत्यारे के रूप में तेरी तस्वीर मेरे शेर के दिल में छप गई थी। मेरी तस्वीर? पर शेर तो बाकेलाल ने मारा था, वहाँ मेरी तस्वीर कैसे छप गई? बाकेलाल, ये क्या कह रहा है? और तुम वहाँ क्या कर रहे हो? डूब गई एक बार फिर लुटिया। ओह, मैंने जल्दी में इच्छा मणि को सीधा काम करने को कह दिया, जबकि दूसरी बार उसने मेरी इच्छा के विपरीत काम करना था। तभी। अच्छा बाके, 1 सप्ताह पूर्ण हो गया, अब मैं चलती हूँ। अरे, मणि गायब हो गई, 1 सप्ताह पूरा हो गया। तब बाकेला रोशनदान से उतरकर विक्रम सिंह के सामने पहुंचा। महाराज, ये शेरनी की मृत्यु आपके यहाँ तो लिखी थी, अन्यथा ये बड़ा उत्पात मचाती। इसलिए मैंने शिवजी भगवान से प्रार्थना कर अपने स्थान पर आपकी तस्वीर शेर के हृदय में शेरनी को दिखा दी थी। ओह, ये बात? बाकीलाल, तेपुच्ची, अब हमें भी यहाँ से खिसक जाना चाहिए, वरना हमारी भी खालें महल में टंग जाएंगी। मैं मणि की असलियत समझा भी तो कितनी देर से, और इस प्रकार बाके की किस्मत उसे दोबारा दगा दे गई, वरना कल बाके के सिर पर होता विशालगढ़ का ताज। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स शैतान खोपड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।